Hello students, welcome back to Prepon. These days we are revising history and polity, basic history and basic polity for SSC JEE एग्ज़ाम। और ये जो रिवीजन है ये और एग्जाम्स में भी काम आने वाला है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ शुरुआती टॉपिक्स रिवाइज किए थे। होप द लेक्चर हैज़ बेनिफिटेड यू। ये रिवीजन आपके काम आ रहा है। बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे और हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। पढ़ तो हम चुके ही हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की। अब डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। द प्रीएम्बल, संविधान की जो प्रस्तावना है, ऐसे होता है जैसे कि किताब में प्रीफेस होता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। दिस प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। जो संविधान सभा में सबसे पहला दस्तावेज आया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उसे प्रीएम्बल बाद में प्रीएम्बल के तौर पे लिया गया। इट इज मॉडल्ड ऑन द प्रीएम्बल ऑफ यूएसए। ये यूएसए के प्रीएम्बल पे आधारित हुआ करता है। इट इज मॉडल्ड ऑन द प्रीएम्बल ऑफ यूएसए। आवर प्रीएम्बल, होता क्या है प्रीएम्बल कंटेन्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग अपने देश के में कैसे आदर्श चाहते हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, इसका रिफ्लेक्शन होता है प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल बेसिकली इंट्रोडक्शन और समरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल में आज तक एक ही बार चेंज हुआ है, वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संशोधन 1976 से हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। आज तक प्रीएम्बल में एक ही बार चेंज हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबरी यूनियन केस में बोला प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन द बेरुबरी यूनियन केस, बेरुबरी केस, द कोर्ट रूल्ड प्रीएम्बल नॉट पार्ट। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द Constitution in the केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें कोर्ट ने बोला है प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल संविधान को इंटरप्रेट करने में मदद करता है। अगर कहीं एम्बिग्युइटी होती है, डाउट होती है, तो वो मीनिंग सुप्रीम कोर्ट लेता है जो प्रीएम्बल से मैच करता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब होता है, नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि प्रीएम्बल के बेस पर कोई ये नहीं कह सकते क्योंकि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है, सरकार ये नहीं कह सकती कि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है तो ये पावर हमारे पास है। पार्लियामेंट नहीं कह सकता, जुडिशरी नहीं कह सकती। प्रीएम्बल के बेस पर किसी पावर को वैलिड या इनवैलिड ठहराना अलाउड नहीं है। जो लॉ है या कोई एक्शन है, उसकी वैलिडिटी तो संविधान के आर्टिकल से ही चेक होगी। हाँ, आर्टिकल्स की वैलिडिटी चेक करनी है तो प्रीएम्बल से चेक हो सकती है। इसलिए प्रीएम्बल के बेस पे हम कोई कोर्ट में मुकदमा सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते कि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए। प्रीएम्बल में 5 आदर्श हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। कोई भी भारी ताकत हमको आदेश नहीं दे सकती, हम किसी के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। अपनी भूमि पर हम आज़ाद हैं। ऑन आवर लैंड वी आर सुप्रीम। सोवरन हैं। सोशलिस्ट हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है सबका वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका वेलफेयर हो, पैसा और सत्ता कुछ ही हाथों में से मटके ना रह जाए। बेसिकली इसका एक जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक ज़्यादा होता है, सबका वेलफेयर होना चाहिए और देश में जो आय के साधन हैं, सोर्सेज ऑफ मेकिंग वेल्थ है, वो कुछ ही हाथों में से मटके नहीं होने चाहिए। दे शैल नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। हो सकता है सरकारें कोशिश करेगी सबका वेलफेयर किया जाए और ऐसा करने के लिए सरकार जो गरीब हैं, जो पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए सहायता भी दे सकती है। सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर का मतलब है देश का धर्म नहीं होता, देश के नागरिकों के अपने अपने धर्म होते हैं, तो देश सेकुलर है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोगों का रूल होना चाहिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है देश का हेड चुनाव द्वारा आए तो वो देश रिपब्लिक होता है। तो हमारे देश, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये हम अपने देश को आदर्श के तौर पे बनाना चाहते हैं।
इंग्लैंड है, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी तो है लेकिन इंग्लैंड का हेड चुना हुआ नहीं है, इसलिए इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं होता है। इंग्लैंड का जो हेड है वो वहाँ की क्वीन होती है, क्राउन होता है, इसलिए इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और अपने लोगों को, वी द पीपल ऑफ इंडिया वांट टू सिक्योर फॉर आवर पीपल जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है फेयर इकोनॉमिक, फेयरनेस होनी चाहिए जस्टिस में, जैसे जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 प्रकार के जस्टिस होने चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी का मतलब होता है सही करने की आज़ादी होना, फ्रीडम होना चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए का मतलब एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, किसी के लिए कोई विशेष प्रावधान ना होना भी इक्वलिटी कहलाता है। होनी चाहिए फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, सभी में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और होनी चाहिए यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यूनिटी का मतलब होता है क्योंकि एक ज़मीन पर रहते हैं तो हमारे अंदर वननेस हो सकती है, लेकिन वो जो वननेस है वो तब तक फ़ायदा नहीं पहुंचाती जब तक इंटीग्रिटी की भावना ना हो, जब तक इमोशनल वननेस ना हो तब तक यूनिटी काम नहीं करती। इसलिए यूनिटी और इंटीग्रिटी साथ पढ़े जाते हैं, एकता अखंडता साथ पढ़े जाते हैं। ये हमारी एस्पिरेशंस हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, justice, assuring dignity of the individual, and on this date of 26 November, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। प्रेम्बिल में लिखा हुआ है कि भारत के लोग अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं मतलब लागू करते हैं, और अपने आप को देते हैं ये संविधान। इसलिए भारतीयों को भारत का संविधान किसने दिया है? खुद भारतीयों ने दिया है। ऐसा कहाँ लिखा है? प्रेम्बिल में लिखा हुआ है। दिस इज अबाउट प्रेम्बिल। तो प्रेम्बिल संविधान का पार्ट माना गया है केशवानंद भारती केस 1973 में, और प्रेम्बिल में लिखा है, और प्रेम्बिल में डेट कौन सी इस्तेमाल हुई है? 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान अडॉप्ट हुआ था। वी ऑन दिस डेट अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पार्ट 1 जिसमें होता है आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 होता है संविधान के पार्ट 1 में। आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संविधान भारत को डिस्क्राइब करता है एज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, इट सेज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये होता है जो भारत में कोई भी राज्य भारत में आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता। संघ में आने की इजाज़त तो है लेकिन संघ में एक बार आप पार्ट बन गए, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जो यूनियन है वो भंग नहीं हो सकती। जो इंडियन यूनियन है वो मानी जाती है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, नॉट कमिंग टुगेदर। इट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, नॉट कमिंग टुगेदर। जो अमेरिकन फेडरेशन है वो कैसी है? वो कमिंग टुगेदर है, दैट इज कमिंग टुगेदर। इंडियन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है कि कुछ राज्यों ने मिलकर देश बनाया है, यहाँ ऐसा नहीं है। वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जिसमें तय हुआ है कि देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सेंटर ने कुछ अपनी सत्ता छोड़ी है राज्यों के लिए, राज्यों ने कुछ छोड़ी है सेंटर के लिए, दोनों मिल के काम करने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बोथ स्टेट्स एंड यूनियन आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आर्टिकल 2 जो होता है वो किसी फॉरेन देश को भारत में लेना है, मतलब इंडिया को आज़ादी है कि इंडिया चाहे किसी और देश को एक्वायर कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 2 में किसी और देश को भारत का हिस्सा बनाना है, किसी और देश की टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाना है, उसमें लिया जाता है। ये एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता। आर्टिकल 3, पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ। अब आर्टिकल 3 में क्या होता है? जो प्रोविजंस होते हैं, जो देश में इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 में क्या होता है? आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट कैन बाय लॉ कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरियाज ऑफ स्टेट्स। राज्यों के एरिया कम ज़्यादा कर सकता है, राज्यों के एरिया बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, राज्यों का नाम चेंज कर सकता है, नया राज्य बना सकता है। मतलब नया राज्य बनाना हो या राज्यों की एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज को चेंज करना हो, या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या 4 राज्यों को काट के एक राज्य को काट के 4 राज्य बनाने हो,
ये काम पार्लियामेंट करेगा आर्टिकल 3 में। जब भी नया राज्य बनेगा या इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होगा, ये काम पार्लियामेंट करेगा आर्टिकल 3 में। और जब भी ऐसा होगा तो राष्ट्रपति के नाम पर एक बिल अराइज होगा। मान लीजिए 4 राज्य बनाने हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2022 स्टार्ट हो जाएगा। विदर्भ बनाना है कर्नाटक, महाराष्ट्र में, गोरखालैंड बनाना है वेस्ट बंगाल में। कोई भी राज्य बनाएगा, पार्लियामेंट बना सकता है, लेकिन बिल जाएगा राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से जाएगा लोकसभा राज्य के पास बिल जाता है। उसके बाद राज्य की राय मांगी जाती है। राज्य भले ही उस उद्देश्य के लिए तैयार हो या ना हो, इसका सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर के ऊपर होता है कि वो चाहे तो राज्य की बात माने या ना माने। इसलिए जो देश का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन है, इट इज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ internal reorganization of the country is completely in the hands of parliament। राज्य की राय जरूर मांगी जाएगी, राज्य के पास बिल जाएगा जरूर, इससे ज्यादा राज्य की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए आर्टिकल 3 इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाशी फेडरल सिस्टम, मतलब राज्य का नाम बदला जाने वाला है। वेस्ट बंगाल ने कई बार बोला है वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर पश्चिम बंगाल कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो पार्लियामेंट ही एक्शन इसमें लेगा। भले ही वेस्ट बंगाल अपनी इच्छा जाहिर कर दे, लेकिन वेस्ट बंगाल के कहने से नाम चेंज हो जाएगा, ऐसा संविधान नहीं कहता है। होनली एंड सोनली दिस डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 में राज्यों को इंटरनली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर आर्टिकल 1 और 3 को हम देखें मिलाकर, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक यूनियन है ऑफ स्टेट्स है, 3 कहता है कि पार्लियामेंट इंटरनली रिऑर्गेनाइज कर सकता है। तो तीनों को मिला के हम कह सकते हैं इंडिया इज indestructible union of destructible states। मतलब यूनियन कभी भंग नहीं हो सकती, राज्य कभी भी छोटे बड़े या खत्म हो सकते हैं। ऐसा उद्देश्य है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम बात करते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में होता है सिटीजनशिप। उसके बाद आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वो बेसिक राइट्स हैं जिनके बिना ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अगर ये राइट्स नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स की कुछ फीचर्स होते हैं। पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं। जस्टिशिएबल का मतलब है कि अगर ये लागू ना हो, इम्प्लीमेंट ना हो, तो हम कोर्टों द्वारा इनको लागू करा सकते हैं। इनका ना होना, इनका वायलेट हो जाने के लिए हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। तो होते हैं ये, एब्सोल्यूट नहीं होते। मतलब कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है, अधिकार सीमित होता है। अगर अधिकार एब्सोल्यूट हो जाएगा तो एक ही के पास होगा, दूसरे के पास नहीं होता। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, सस्पेंड भी हो सकते हैं और रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। मतलब इन पे पाबंदियां लगी होती है, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a) में। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोल सकते हैं। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि किसी का मानहानि या डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। आपके बोलने से देश में अराजकता नहीं होनी चाहिए। आपके लिखने से देश में दो समुदाय के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन दी होती हैं और सस्पेंड हो सकते हैं। देश में इमरजेंसी लग जाती है तो सस्पेंड भी हो सकते हैं। इसका मतलब है एब्सोल्यूट नहीं होते। राइट्स कभी एब्सोल्यूट होते ही नहीं हैं। पहली जो कैटेगरी है वो होती है राइट्स टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। फर्स्ट कैटेगरी राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई 2 थिंग्स टू पीपुल। लोगों को 2 चीजें कभी स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के सामने सब बराबर है, कानून सब पे एक सा लागू होता है, कानून डिफरेंशिएट नहीं करता। मतलब ये कहा जाता है हाउस एवर हाई यू आर। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है हाउस एवर हाई यू आर द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी ऊंचे हो लेकिन कानून आपसे ऊपर होता है। मतलब कानून सबके लिए बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ का प्रोटेक्शन सबके लिए बराबर होना चाहिए। मतलब
अगर सरकार ने कोई योजना बनाई है वो ऐसे बनाई जाए कि उस योजना से निकलने वाला लाभ सबके पास बराबर पहुंच जाए, ताकि सभी बराबर सुरक्षित हो जाए। जो ज़्यादा कमाते हैं इनकम टैक्स ज़्यादा दें, जो कम कमाते हैं वो कम इनकम टैक्स दें, और जो 2.5 लाख तक कमाते हैं उन्हें कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए एक सा नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भेदभाव हो सकता है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं उनको पुश करने के लिए, ऊपर बढ़ाने के लिए भेदभाव किया जाए तो गलत नहीं होता। आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में छुपा होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन, मतलब कुछ को सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ को सपोर्ट नहीं दे सकते। यहाँ से रिजर्वेशन पॉलिसी को माना जा सकता है, यहीं से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउ हो जाता है। तो आर्टिकल 14 दो बातें रखता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक सौ के साथ हो एक सा व्यवहार, ऐसा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके से एक सा होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति गवर्नर के लिए स्पेशल अधिकार होते हैं। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट में नहीं आते हैं। ठीक है। नाउ आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कुछ 5 इसमें ग्राउंड दिए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। इस बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, क्योंकि ये वनरेबल सेक्शंस में आते हैं। महिलाओं के लिए लोकसभा में, विधानसभा में 1/3 सीटें रिजर्व कराई जा सकती हैं। बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना सकते हैं, पॉक्सो एक्ट बना सकते हैं, उनको विशेष प्रावधान दे सकते हैं। महिलाओं के लिए लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है, मतलब महिलाओं बच्चों के लिए भेदभाव हो सकता है, वो वनरेबल सेक्शंस में आते हैं। ये भी एक तरीके का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। वैसे 51 कहता है सेक्स के बेस पर कोई भेदभाव ना हो, बट 15(3) कहता है महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हो सकते हैं। आर्टिकल 15 का 4 कहता है हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वजीफे में हो, चाहे ड्रेसेस में हो, चाहे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ योजनाएं उनके लिए बन सकती हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हुआ करते हैं। इसी में आप ऐड कर लेंगे कि 2019 में एक आर्टिकल इसमें क्लॉज ऐड हो गया, आर्टिकल 15 का क्लॉज 6, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी ऐड कर दिया गया। उनके लिए 10% रिजर्वेशन हो सकता है, एडेड बाई 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 15 में अब 6 आर्टिकल हो गए, 6 क्लॉज हो गए। छठा क्लॉज कहता है दैट 10% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ईयरमार्क की जा सकती हैं। तो पहले तो संविधान में इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड ही रिकॉग्नाइज होता था, अब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रिकॉग्नाइज होता था, अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी रिकॉग्नाइज होने लगा है बाय 1/3 अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये भी चैलेंज में पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। आज इस पे दलील होनी थी, सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होना था, ये भी चैलेंज में पड़ा है। जब तक इसका फैसला नहीं आता इसमें रिजर्वेशन सरकार अप्लाई कर सकती है, कोर्ट ने उसे रोका नहीं है। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है देयर शैल बी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाता है। अनटचेबिलिटी कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता। गांधी जी का जो अनटचेबिलिटी का मूवमेंट था उसे खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 बाकायदा इसमें लिखा हुआ है। इसे एब्सोल्यूट आर्टिकल कह देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। अगर पूछें कौन सा आर्टिकल एब्सोल्यूट है तो आप कह सकते हैं 17 है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है छुआछूत खत्म की जाती है। संविधान ने ही छुआछूत खत्म कर दी, और अगर कोई छुआछूत फिर भी करेगा तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और SC एंड ST एक्ट 1989 के तहत उसको सजा हो सकती है। तो ये आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में टाइटल्स एबॉलिश किए जाते हैं। सरकारें कोई टाइटल्स नहीं देंगी, ना ही कोई भारतीय किसी और देश से टाइटल ले सकता है। भारत में तो सरकारें टाइटल देंगी नहीं, किसी और देश, कोई हमारे भारत का नागरिक किसी और देश से भी टाइटल नहीं ले सकता है। 1954 में जब भारत रत्न शुरू हुए थे और पद्म अवार्ड शुरू हुए थे, इनको चैलेंज कर दिया गया कि ये
आर्टिकल 18 के खिलाफ है क्योंकि सरकार ही दे रही है और ये टाइटल जैसे इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में कह दिया है कि ये टाइटल नहीं है, अवार्ड है। देश के लिए कुछ विशेष किया जाता है, ऐसे में उस विशेष का रिकग्निशन करते हैं और ये टाइटल दिए जा सकते हैं। तो भारत रत्न पद्म अवार्ड सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये टाइटल्स नहीं, अवार्ड्स होते हैं। लेकिन हाँ, जो एजुकेशनल मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं इनको टाइटल नहीं माना जाता। आप आर्मी में काम करते हैं, एकेडमिक आपने PhD वगैरह की है, आप नाम के सामने जनरल, कर्नल, वर्नल, डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 18 में ख़त्म नहीं की जाती। इसके अलावा बाकी सोशल टाइटल्स नहीं दे सकते हैं। तो आर्टिकल 18 में टाइटल ख़त्म किए जाते हैं। 2 बार भारत रत्न वगैरह टाइटल्स रोके जा सके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गए थे। 1 साल में 3 से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दे सकते। सरकार की पॉलिसी है नॉट मोर देन 3 भारत रत्न कैन बी कन्फर्ड अपॉन अ सिंगल ईयर। ये है आर्टिकल 18। तो पहली जो कैटेगरी है वो राइट्स टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बट देयर कैन बी स्पेशल प्रोविजन फॉर 3 टाइप्स ऑफ पीपल: चिल्ड्रन, वीमेन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनके लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 15 के डिफरेंट क्लॉजेज में बना सकते हैं। 17 कहता है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, और अगर कोई करेगा तो उसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में सजा हो जाएगी, या SC/ST एक्ट होता है 1989 का, उसमें हो सकती है। आर्टिकल 18 में टाइटल अबॉलिश किए जाते हैं, टाइटल्स खत्म किए जाते हैं। ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए आज इस रिवीजन को यही रोकते हैं। अगले रिवीजन में हम लोग लेंगे आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ये पहली कैटेगरी थी आर्टिकल 14 से 18। अगली कैटेगरी है राइट्स टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, 20, 21, 22। चलिए ये रिवीजन आपके बहुत काम आ रहा होगा। एक जनरल स्टडीज़ की SSC JEE के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की है प्रेपॉन ने। बहुत सस्ती सी टेस्ट सीरीज़ है। आपके 10 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। आप उसे ऑनलाइन ले सकते हैं। प्रेपॉन की ऐप पे जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सस्ता साइड फीस है इसकी। 500 रुपये में 10 टेस्ट आपके लिए दिए गए हैं। बहुत से लोग ज्वाइन करके सॉल्व करते जा रहे हैं। आपका पूरा GS, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, GK, साइंस एंड करंट अफेयर्स, सारे इश्यूज उसमें कवर्ड है। आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।